हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। गाइस हम इस चैप्टर को इन नोट्स की हेल्प से पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और इस पूरी वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर जो है फिनिश करने वाले हैं। सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन। कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ और इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज़। यानी ये एक प्रोसेस है कंट्रीज़ को इंटरकनेक्ट करना, यानी एक दूसरे से कनेक्ट करना, उसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी पूरी कंट्रीज में प्रोडक्शन कैसे होता है। विद इंक्रीजिंग इन ग्लोबलाइजेशन एमएनसीज इमर्ज्ड एज बैकबोन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, एमएनसीज जो हैं ग्लोबलाइजेशन के एक बैकबोन बन के आई हैं। अब हम देखेंगे कि एमएनसीज क्या होती हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो एमएनसीज होती हैं ना, वो ग्लोबलाइजेशन में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं पूरी कंट्रीज़ में प्रोडक्शन करने के लिए। कैसे हेल्प करते हैं बात करते हैं। पहले एमएनसीज देख लेते हैं। दीज आर द कंपनीज हु ओन द प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन बाय कंट्रोलिंग प्रोडक्शन फ्रॉम ए कंट्री। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि ओन करती हैं प्रोडक्शन को एक से ज़्यादा नेशन में, और वो एक कंट्री से जो है प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। समझो इस बात को। जैसे कि एक एमएनसी है यूएसए की, ठीक है। अब उसने क्या कर रखा है, वो अपना जो प्रोडक्शन है वो तो कर रही है यूएसए में, और जो उसने क्या कहते हैं अपने कुछ कुछ प्रोड्यूसर हैं, वो कुछ कुछ उसके प्रोड्यूसर चाइना में हैं, कुछ कुछ उसकी ब्रांच जो है इंडिया में हैं, कुछ कुछ उसकी ब्रांच जो है रशिया में हैं। तो इससे क्या है, जो एक एमएनसी है उसकी अलग अलग ब्रांच अलग अलग नेशन में है। तो उसने अलग अलग जगह पे कंट्रोल कर रखा है प्रोडक्शन को, यानी ओन कर रखा है प्रोडक्शन को। लेकिन वो जो कंट्रोल कर रही है ना, वो पूरा जो प्रोडक्शन कंट्रोल कर रही है वो सिर्फ एक ही कंट्री से कर रही है, यानी यूएसए से कर रही है। तो ये होती है एमएनसीज। These companies travel widely in world to search better labor policies, market, etc. तो जो एमएनसीज होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करती हैं कि उन्हें बेटर लेबर मिले, बेटर पॉलिसीज़ मिले। बेटर पॉलिसीज से मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं कि गवर्नमेंट उनका वेलकम करे कि आप हमारे यहाँ आओ और हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो। मार्केट हो, वहाँ पर अच्छा खासा मार्केट नहीं होगा तो उनका जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। दीज एमएनसीज प्रोड्यूस गुड्स इन अक्रॉस कंट्रीज विच सेट टू बी प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। वही बात आ गई कि जो एमएनसीज प्रोड्यूस करती हैं गुड्स पूरी कंट्री में, भी बताया ना वो एक से ज़्यादा कंट्री में अपना प्रोडक्शन ओन करती हैं। तो वो जो अपना प्रोडक्शन गुड्स का जो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री में प्रोड्यूस करती हैं उसी को कहा जाता है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब देखो एमएनसीज कहाँ पर अपना जो है प्रोडक्शन सेटअप करती हैं, उन्हें कहाँ अपना प्रोडक्शन सेटअप करना चाहिए। तो उन्हें अपना जो प्रोडक्शन है वो सेटअप करना चाहिए जो कि मार्केट के बिल्कुल क्लोज हो, यानी वो वहाँ पर सेटअप करें कि जहाँ पर हमारा मार्केट बिल्कुल अच्छी जगह पर हो, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर हो लो कॉस्ट पे। उन्हें अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए, स्किल्ड लेबर भी चाहिए लो कॉस्ट पे, वहाँ पर वो अपना प्रोडक्शन कर सकती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी हों वहाँ की, वहाँ पर वो अपना प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन जो है सेटअप कर सकती हैं। अब गाइस हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। की फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एमएनसीज इन्वेस्ट मनी इन अदर कंट्रीज टू सेटअप प्रोडक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी जो हमारी एमएनसीज होती हैं वो दूसरी कंट्री में जब इन्वेस्ट करती हैं मनी को प्रोडक्शन सेटअप करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर वन वर्ड में क्वेश्चन आता है, इन्वेस्टमेंट दैट इज़ मेड बाय द एमएनसीज, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि इन एमएनसीज के द्वारा कराया जाता है। हाउ एमएनसीज इंटरलिंक प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। यानी जो एमएनसीज होती हैं वो कैसे पूरी कंट्रीज में, हमने ये तो देख लिया कि एमएनसीज जो होती हैं वो पूरी कंट्रीज में प्रोडक्शन क्या कहते हैं प्रोड्यूस करती हैं। अब हम ये देखेंगे कैसे वो इंटरलिंक करती हैं उस प्रोडक्शन को। तो गाइज इसका पहला मेथड है जॉइंट प्रोडक्शन बाय एमएनसीज। इस मेथड में एमएनसीज क्या करती हैं, जो लोकल कंपनीज होती हैं वो उनके संग ज्वाइन हो जाती हैं। यानी इन दिस मेथड एमएनसीज ज्वाइन विद लोकल कंपनीज फॉर प्रोडक्शन के लिए क्या करती हैं, वो दूसरी कंपनीज के संग ज्वाइन हो जाती हैं। बट दिस लोकल कंपनीज गेट टेक्नोलॉजी मनी एटसेट्रा फ्रॉम एमएनसीज। अब देखो
एमएनसीज इन लोकल कंपनीज के संग ज्वाइन हो गई, तो एमएनसीज इनके संग अपना पैसा लगाएगी। इनके पास तो इतना पैसा है नहीं, तो ये इन्हें क्या फ़ायदा हो जाता है, इन एमएनसीज जो हैं इन्हें प्रोवाइड करती हैं, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती हैं, मनी भी प्रोवाइड करती हैं, जिससे इन लोकल कंपनीज का भी जो होता है फ़ायदा हो जाता है। इसी को बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्शन बाय एमएनसीज। नेक्स्ट है इन नेक्स्ट है गाइज, इन अदर वे एमएनसीज बॉट लोकल कंपनीज टू इंक्रीज प्रॉफिट। इस वे में एमएनसीज क्या करती हैं, बॉट करती हैं लोकल कंपनीज को प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। इसमें क्या करती हैं, वो पहले तो क्या करती थी कि प्रोडक्शन यानी जो लोकल कंपनीज थी उनके संग मिलकर प्रोडक्शन करती थी, लेकिन इसमें ये करती हैं जो लोकल कंपनीज होती हैं उन्हें उनको ही खरीद लेती हैं, यानी जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको ये खरीद लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल कारगिल फूड्स ऑफ यूएसए बॉट परक फूड्स ऑफ इंडिया। कारगिल फूड्स ऑफ यूएसए बहुत बड़ी एमएनसी है जिसने परक फूड्स इंडिया की परक फूड को खरीद लिया था। नेक्स्ट है इन अदर वे एमएनसीज प्रोड्यूस गुड्स बाय द लोकल प्रोड्यूसर। अदर वे में एमएनसीज क्या करती हैं, जो अपना प्रोडक्शन कराती हैं वो लोकल प्रोड्यूसर से कह देते हैं कि आप हमारा प्रोडक्शन करो, और उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट उनको दे देते हैं लोकल प्रोड्यूसर को उनका गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद एमएनसीज क्या करती हैं, अपनी जो कंपनी है उसका लोगो यानी उसका नेम उस पर स्टिक लगा देती हैं, जैसे कि जो भी उनका नेम होगा उसको स्टिक कर देती हैं उस गुड पे और उसको सेल कर देती हैं। अब गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब गाइज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फॉरेन ट्रेड। हमने देख लिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड। इंटीग्रेटिंग और कनेक्टिंग मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ग्लोबलाइजेशन की तरह ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। जब डिफरेंट कंट्रीज़ के मार्केट को, यहाँ पे मार्केट की बात हो रही है, जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ के मार्केट को कनेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन क्या था, कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज़ और इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड बाय द एमएनसीज। फैक्टर्स दैट अनेबल ग्लोबलाइजेशन, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को अनेबल करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन ट्रेड अनेबल ग्लोबलाइजेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। ये बहुत मेन है और आपके एग्जाम में ज़रूर से पूछे जाते हैं, जो कि वन वर्ड में भी आ सकते हैं, किसी में भी आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी और फॉरेन ट्रेड जो है ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज़्यादा अनेबल करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। By increasing in development of technology, communication, transportation, information enable globalization। टेक्नोलॉजी के बढ़ते के चलते ग्लोबलाइजेशन जो है अनेबल होता जा रहा है, यानी हर एक कंट्रीज तक ग्लोबलाइजेशन जो है पहुंचता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है लिबरलाइजेशन। रिमूव टैरिफ बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन दैट सेट अप बाय द गवर्नमेंट। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस यानी ऐसे आप टैरिफ बैरियर्स रिस्ट्रिक्शन इस सब को हटाओ जब गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड पे, यानी समझो ध्यान से, ऐसे क्या करते हैं जैसे कि एमएनसीज जो हैं आ रही हैं वो ट्रेड कर रही हैं हमारे यहाँ पे, तो जब गवर्नमेंट जो है उस ट्रेड पे टैक्स लगा दे, किसी भी टाइप का रेस्ट्रिक्शंस लगा दे, टैरिफ बैरियर्स लगा दे, उसी को बोला जाता है, सॉरी, लगा देती है ना, तो ये उसने सिंपल भाषा में समझो, गवर्नमेंट थी एक उसकी कंट्री की, उसने फॉरेन ट्रेड पे या फिर कहीं भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया या फिर ट्रेड बैरियर लगा दिया, तो उसको रिमूव करना वही लिबरलाइजेशन कहलाएगा। रिमूव टैरिफ बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शन और टैक्सेस दैट सेट अप बाय द गवर्नमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट सेट अप टैक्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज एट दैट स्टेट गवर्नमेंट वांटेड टू सेव। देखो, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या करा था, टैक्स लगा दिया था फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से उन्हें कंपटीशन से बचाना चाहती थी। क्यों बचाना चाहती थी, बाहर के एमएनसीज आएंगी, वहाँ पर उनके जो प्रोड्यूसर है वो compete नहीं कर पाएंगे और वो जो है हार जाएंगे उन एमएनसीज से। लेकिन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पर लगा दिए टैक्सेस, जिससे कि क्या था, अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट कर रही थी और इंडिया में धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ भी आ रही थी, और अगर एमएनसीज आ जाती तो इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा आगे नहीं हो पाती इंडिया की इस वजह से। लेकिन बस इंडियन गवर्नमेंट क्या थी, असेंशियल आइटम मंगाती थी जैसे कि मशीनरी, पेट्रोलियम, जो कि उनके लिए ज़रूरत थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। It is the organization that was made by the developed countries because these countries wanted to liberalize trade। अब देखो मैंने liberalization समझा दिया।
ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि डेवलप कंट्रीज़ ने बनाई थी, यानी जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी थी। और उन्होंने ये क्यों बनाई थी, क्योंकि वो चाहती थी जितनी भी ट्रेड हैं लिबरलाइज हो सकें, ताकि हम आराम से जो है अपना जो भी फॉरेन ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, आराम से कर सकें बिना किसी टैक्स के। तो आप देखते हैं क्या ये हुआ या नहीं हुआ, और डब्ल्यूटीओ का मेन मोटिव क्या है, यानी मेन जो उसका आप कह सकते हो मुद्दा है, यानी वो किस पे बात करता है, किस पे चलता है, वो क्या है। So the main motive of WTO is to check that its members should not set up tax on trade. देखो, WTO का जो है मेन मोटिव ये है कि उसके जो मेंबर हैं, WTO के जो मेंबर हैं, वो अपनी ट्रेड पे टैक्स ना लगाएं। WTO यही चेक करता है कि कहीं उसके मेंबरों ने टैक्स तो नहीं लगा रखा, या फिर वो ये भी चेक करता है कि जो हमारी ट्रेड है वो लिबरलाइज होनी चाहिए, यानी आराम से होनी चाहिए। इस टाइम पे WTO में 164 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। अब देखो, WTO कभी कभी क्या है, कुछ गलत काम कर देता है, क्योंकि वो यूएसए के संग जॉइंट हो जाता है, यानी यूएसए से थोड़ा बहुत वो कर लेता है। यूएसए ने क्या कर रखा था, अपने उस पर ट्रेड पे बैरियर लगा रखा, यानी टैक्स लगा रखा था, लेकिन जब भी WTO ने उससे कुछ नहीं कहा था। ठीक है, तो यही WTO का एक डिसएडवांटेज है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। बाय द ग्लोबलाइजेशन इंडिया बिकम डेवलप्ड एंड पीपल ऑफ इंडिया हैव, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जो इंडिया है डेवलप हो चुका है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं गुड्स, चीप प्राइजेस, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गुड्स हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं, और इंडियन जो पीपल्स हैं उन्हें अफोर्ड भी कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा चीप हैं, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। एम्प्लॉयमेंट मिलती जा रही है लोगों को, न्यू जॉब्स मिलती जा रही हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बेटर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलता जा रहा है। यही कुछ हैं जो आपको एग्जाम में भी लिखने हैं। इंडियन लोकल कंपनी सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू एमएनसीज बिकम प्रॉस्पेरस, इंडियन की जो लोकल कंपनीज होती हैं वो एमएनसीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, जिससे की वजह से वो प्रॉस्पेरस होती जा रही हैं, प्रॉस्पेरस यानी रिचर होती जा रही हैं। इंडियन बिगर कंपनीज लाइक टाटा इमर्ज्ड एज एमएनसीज इन अदर कंट्रीज, इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा, ये सब जो हैं अदर कंट्रीज़ में जाती हैं और एमएनसीज की तरह ये इमर्ज हो रही हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की तरह। अब इस यहाँ तक के जो टॉपिक है, इससे आपको ये तो पता पड़ गया होगा एमएनसीज बहुत ज़्यादा अमीर होती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं। देखो, एमएनसीज इतनी ज़्यादा अमीर होती हैं, मैं आपको लिटरली बताऊँ तो एमएनसीज इतनी ज़्यादा अमीर होती हैं कि एक कंट्रीज़ की जीडीपी होगी ना, उससे भी ज़्यादा एमएनसीज का प्रोडक्शन होता है। हाँ, एमएनसीज का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्मॉल प्रोड्यूसर, हमने देखो क्या देखा था, अभी अभी हमने देखा था पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब हम देखेंगे इंडिया में जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, या फिर कहीं भी जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का। सो स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज दे गेट प्रेस्ड बाय देयर ओनर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्योंकि वो अपने ओनर से बहुत ज़्यादा प्रेस होते हैं, प्रेस मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। वेजेस ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स आर वेरी लेस, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के जो भी वेजेस यानी उनकी जो मनी इनकम होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, यानी ये नहीं होता उन्हें कब निकाल दिया जाएगा और कब रख लिया जाएगा, उनके पास ये कुछ नहीं होता है, यानी जॉब सिक्योरिटी तो बिल्कुल है ही नहीं। एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं मिलता है, यानी अगर आप रिटायर हो रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पेंशन मिलेगी सरकारी जॉब की तरह। परमानेंट वर्क भी नहीं मिलता, यानी परमानेंट वर्क नहीं होता, कभी सीजनल वर्क होता है, कभी रख लिया तो कभी निकाल दिया, ये सब होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब गाइस हमें हमारा टॉपिक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिन्हें आप SEZs भी बोलते हो, SEZs। ठीक है, दीज आर दी जोन्स दैट कंट्री इस्टेब्लिश फॉर अट्रैक्टिंग MNCs इन देयर कंट्री, यानी एक कंट्री, ये एक स्पेशल जोन्स होते हैं जिसमें कि कंट्री इन्हें पूरे वर्ल्ड में बना, मतलब पूरे ऑल ओवर उसकी जगह पे बनाती है, ताकि MNCs जो हैं उसके घर पे, यानी उसकी घर पे तो नहीं, उसकी कंट्री में आए, गवर्नमेंट बनाती है बेसिकली, उसकी उनकी कंट्री में आए और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो मेक दीज जोन्स ऑल ओवर इंडिया टू अट्रैक्ट एमएनसीज को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया ने भी ये जोन्स बना रखे हैं। समझ में आ गया ना क्या होता है। सो दीज आर दी जोन्स दैट कंट्री स्टैब्लिश फॉर अट्रैक्टिंग एमएनसीज, यानी ऐसे जोन्स जो कि कंट्री इस्टेब्लिश करती है एमएनसीज को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी कंट्री में।
इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड इन दिस जोन्स, यानी इंडियन गवर्नमेंट इन जोन्स में जो है क्या प्रोवाइड करती है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि एमएनसीज में जो है बस मैन ही मैन आएंगे, उनकी फैमिली भी तो आएगी। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, जैसे कि एजुकेशन, रोड्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा, स्कूल्स। नो टैक्सेस ऑन फर्स्ट 5 ईयर्स, और वो कहती है तुम्हें पहले 5 सालों में कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, मजे लो। स्मॉल प्रोड्यूसर्स पेरिश बाय द ग्लोबलाइजेशन बिकॉज, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड नो टैक्सेस ऑन फर्स्ट 5 ईयर्स, यहाँ पर इन जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पूरा टॉपिक ख़त्म होता है, यहाँ से अब नया स्टार्ट होता है। क्या स्मॉल प्रोड्यूसर पेरिश होते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी वो compete नहीं कर पाते हैं? हाँ, वो compete नहीं कर पाते हैं ग्लोबलाइजेशन की। क्यों नहीं कर पाते हैं? स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैव नो पावर टू compete, उनके पास compete करने की कोई पावर ही नहीं है। दे हैव नो सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, उनके पास कोई भी सर्टेन एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। तो क्या गवर्नमेंट इनके लिए कुछ नहीं कर सकती? फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए कुछ नहीं कर सकती? गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट कैन सेटअप लेबर लॉज, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लेबर लॉज लगा सकती है, जिससे कि जो हमारी लेबर है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट कैन यूज़ टैक्सेस ऑन ट्रेड, यानी कुछ समय के लिए, बस कुछ समय के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ट्रेड पे टैक्सेस लगा सकती है। क्यों लगा सकती है, ये थर्ड पॉइंट आपको समझने से जब आएगा समझ में। गवर्नमेंट शुड रेडी स्मॉल प्रोड्यूसर फॉर कम्पीट, यानी जब वो ट्रेड लगा देगी, टैक्सेस यानी ट्रेड पे टैक्सेस लगा देगी, तो एमएनसीज का आना मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइम में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, अपने स्मॉल प्रोड्यूसर्स को रेडी कर सकती है एमएनसीज के कम्पीट करने के लिए, ताकि वो कम्पीट कर सकें। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो कोलैब विद डेवलपिंग कंट्रीज टू नेगोशिएट एट डब्ल्यूटीओ। अब देखो डब्ल्यूटीओ मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि डब्ल्यूटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाई थी। तो अब डब्ल्यूटीओ कभी कभी घपला कर देती है, तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है कोलैब कर सकती है डेवलपिंग कंट्रीज, यानी जो अभी डेवलपिंग में चल रही हैं, अभी डेवलप नहीं हुई हैं, उनके संग कोलैब करते डब्ल्यूटीओ को नेगोशिएट कर सकती है, उसको गलत साबित भी कर सकती है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ही करे, पीपल कैन ऑल्सो मेक फेयर ग्लोबलाइजेशन बाय डेमोन्स्ट्रेशन, पीपल्स भी ग्लोबलाइजेशन को जो है फेयर बना सकते हैं। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट, और हमने इस चैप्टर से ये तो समझ लिया है कि जो है ग्लोबलाइजेशन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट नहीं भी है, जो कि compete नहीं कर पाते हैं ग्लोबलाइजेशन से। कौन नहीं compete कर पाता है, तो जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो compete नहीं कर पाते। हमने इसमें देखा कि कितने क्या कहते हैं एडवांटेजेस हैं, कितने डिसएडवांटेजेस हैं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखा, एमएनसीज के बारे में देखा, हमने देखा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, हमने देखा फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो यही सब के संग ये चैप्टर होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो बस कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। और वीडियोस चाहिए तो बस एक बार कमेंट कर देना कौन से चैप्टर की तुम्हें नेक्स्ट वीडियो अब चाहिए। बाय, पढ़ लो अब जाके।